खबरों की शुरुआत मौसम से कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। उत्तरकाशी के हर्षिल, मुखबा, गंगोत्री में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी बर्फबारी हो रही है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर विभाग के अधिकारी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। बता दें कि सोनभद्र जिले में परीक्षा के लिए इस बार 77 केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल और इंटर के 46,787 परीक्षाओं इसमें शामिल होंगी। हाई स्कूल में 26,242 और इंटर में 20,535 छात्र छात्राओं के लिए बने परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही DIOS कार्यालय की ओर से केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं और प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले को 4 जोन में बांटे हुए सभी तहसीलों के SDM को जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जबकि 4 जोन को 12 सेक्टर में बांटा गया है। बोर्ड परीक्षाएं कब से शुरू हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं उनको और कितनी छात्र छात्राओं की संख्या है इसमें? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2025 दिनांक 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें हमारे हाई स्कूल के 13,121 बालिकाएं और 13,121 बालक, कुल 26,242 छात्र छात्राएं हैं। उसी तरह से इंटरमीडिएट में 9,775 बालक और 10,770 बालिकाएं, कुल 20,545 इंटर के परीक्षार्थी हैं। हाई स्कूल और इंटर के कुल बालक 22,896 और बालिकाओं की संख्या 23,891 है। कुल परीक्षार्थी 46,787 हैं। 77 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिसमें से 15 राजकीय और 10 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं और 52 हमारे वित्तविहीन विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों को केंद्र बनाया गया है जो पूरी तरह से बेदाग रहे हैं अब तक और जिनकी छवि अच्छी रही है। परीक्षा केंद्रों के लिए जिलाधिकारी महोदय और SP महोदय द्वारा आज स्वामी हरसेवानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की बैठक कराई गई। बहुत अच्छी बैठक रही, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने पहले से ही 4 जोन में 4 जोनल मजिस्ट्रेट सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी को लगाया है। इसके अलावा 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक 77 की संख्या में लगाए गए हैं। परीक्षा को सुचितापूर्वक संचालित करने के लिए कंट्रोल रूम, कमांड कंट्रोल रूम की व्यवस्था जनपद मुख्यालय पर की गई है, जहां से सभी विद्यालयों के CCTV और DVR को कनेक्ट किया गया है और सभी का मॉनिटरिंग जो है किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 7 सचल दस्ते गठित किए गए हैं। इन 7 सचल दस्तों में सभी क्षेत्रों के भ्रमण चक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा करा दी गई है। इस बार विशेष ये है कि 4 अलमारियां रखी जानी है, जिसमें पहली अलमारी में पहली पाली के प्रश्न पत्रों के रखे जाएंगे और दूसरी अलमारी में दूसरे प्रश्न पत्रों के गोपनीय पैकेट रखे जाएंगे और तीसरी अलमारी में जब परीक्षा हो जाएगी और अवशेष बचे हुए लिफाफे होंगे उसको रखे जाएंगे। एक और अतिरिक्त इस साल की व्यवस्था है कि
एक अतिरिक्त अलमारी में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा बाधित होने की संशय की स्थिति न रहे। परीक्षा की सारी तैयारियां अच्छी हैं और कर ली गई हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य और विभिन्न विभागों से लगाए गए अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। सभी आज उपस्थित रहे डीएम साहब की बैठक में और सभी ने डीएम साहब के मार्गदर्शन और के अनुसार पूरी तरह से जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एसओपी जारी किया गया है, जो परीक्षा संचालन प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए कार्य करेंगे। क्या न करें, क्या करें की स्थिति वाली डिस्कशन हुआ और सभी लोगों ने उसके आधार पर पूरा परीक्षा उत्कृष्टता के साथ कराने की वचनबद्धता दोहराई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां कल की धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां आई। अपने प्रस्तावित इटालिया माफी के पीएम श्री विद्यालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश पैंचिया द्वारा जनपद गोरखपुर में आए संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी की प्रशंसा की। संभल नगर पालिका क्षेत्र में किए गए उनके नवाचारों की प्रशंसा की गई, जिसमें बताया गया कि अनुपयोगी व्यवस्थाओं से किस प्रकार रचनात्मक चीजें बनाई जा सकती है। डीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पुराने कपड़ों से थैले बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे की मुहिम को बढ़ावा दिया जा सकता है। उनके द्वारा ऐसी चीजें से सुंदर पार्कों का निर्माण किया गया, जो अब उपयोग से बाहर हो चुकी है। उनके किए कार्य सराहनीय कार्य है, जिसकी प्रशंसा सभी कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के नकुर से है, जहां 27 तारीख को महापंचायत की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन व भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर ने इस पंचायत का आह्वान किया है। किसान यूनियन संगठनों ने नकुड़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर की ओर से ऋतु सैनी के नेतृत्व में योग धरना दिया जा रहा है, वह सही नहीं है। आज एक करप्ट भ्रष्ट किसान संगठन के खिलाफ 27 तारीख में आने वाली 27 फरवरी को एक किसान पंचायत का आह्वान हमने किया। उसका ज्ञापन देने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे और अल्टीमेटम दिया, किसी भी संगठन या पार्टी या किसी भी दलाल के दबाव में ना करके जो भी फैसला ले वो न्याय उचित ले। एसडीएम महोदय के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? एसडीएम महोदय यहाँ पे नहीं मिली, वो चुनाव के दरमियान कहीं बिजी हैं। और नायब तहसीलदार साहब यहाँ आए, उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि आपकी बात हम उच्च अधिकारियों तक पहुँचा देंगे और न्यायोचित जो भी फैसला होगा वही लिया जाएगा। सर परिचय दीजिएगा आप अपना। लाल सिंह गुज्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन WF फाउंडेशन। किन मांगों को लेकर आज आप अधिकारी? मांग तो एक बहुत छोटा सा मामला था, एक संगठन ने वो बहुत बड़ा बना दिया। उन्होंने 25 तारीख दिए शासन पर दबाव बनाने के लिए, किसी के घर तोड़ने के लिए, और हमने 27 तारीख दिए कि हम घर टूटने नहीं देंगे। अगर 25 तक कोई कार्रवाई तुमने कर दी तो 27 झेलनी भारी हो जाएगी। तो हम किसी का घर नहीं टूटने देंगे। जिसके आप खिलाफ बोल रहे हैं वो भी वेलफेयर फाउंडेशन है, वो भी भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर है। देखो, हमारे साथी रहे लेकिन उनके चाल चलन गलत थे, इसलिए घर से अलग या तो माँ बाप करते हैं या बच्चे हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऋतु सैनी कहीं सही मुद्दों पर बैठी हुई है? नहीं, गलत बैठी है, तरीका गलत है उनका तरीका गलत है। उन्हें मांग करनी चाहिए कि जो जिनसे भी जो उनके बटोड़े हटाए या खोर हटाई, उनको वो चीज़ मुहैया कराई जाए। ये नहीं कि दूसरे के मकान तोड़े जाएं। वो मांग किसान संगठन कोई भी नहीं करेगा। तो गलत लोग हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। खबर वेस्ट बंगाल के आरामबाग से है, जहां एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 5 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।
बुधवार को आरामबाग महकुमा अदालत की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज ने यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार दोषी एक निजी चाइल्ड होम में रहता था, जहां कुछ नाबालिग लड़कियां भी रहती थी। 2015 में चिचड़ा चाइल्ड वेलफेयर लाइन की ओर से खानाकुल थाने में विजय घटक के खिलाफ एक नाबालिग के यौन शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद विजय वहां से फरार हो गया। अगस्त 2016 में पुलिस ने उसे दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया और तभी से वह जेल में था। वकीलों के अनुसार पर्याप्त सबूतों के अभाव में विजय के खिलाफ बलात्कार का आरोप साबित नहीं हो सका। इसके लिए उसे अधिकतम 5 साल की सजा दी गई। এই তো পক্সো অ্যাক্টে এই সাজাটা উনি দিয়েছেন, কিন্তু এটা হওয়ার উচিত ছিল। মানে ওই চন্দনা ঘটক যদি একটু ইনিশিয়েটিভ নিতেন তাহলে এটা পক্সো 6-তে এটা অবশ্যই হতে পারত। কিন্তু উনি বাইপাস করার জন্য সমস্ত পেছনের ঘটনাগুলো সব তো চাপা পড়ে গেছে। শুধু ওই ঘটনার পর থেকে যেটুকু যা সামনে এসেছে সেই মেটেরিয়ালসের ভিত্তিতে পক্সো 8-এ ওনার সাজাটাই দিয়েছে 5 বছর সর্বোচ্চ 5 বছর সাজা দিয়েছে এবং 5,000 টাকা ফাইন, অনাদায়ে আরও 1 মাসের জেল আর ভিজিকে 50,000 টাকা কম্পেনসেশন লিগাল দিতে হবে। এটা গভর্নমেন্টে যেমন আছে সেই অনুপাতে দেওয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ সাজা তো যাবজ্জীবন হতে পারতো, কেন হলো না? সেইটা বললাম, ওই যে চন্দনা ঘটক যদি প্রথম থেকে যখন ওনার নলেজে এই ঘটনাগুলো এসেছে, অভিযোগকারী না উনি অভিযোগ করেননি। ওই চাইল্ড লাইন থেকে ওই সুপর্ণা বায়েন উনি অফিসিয়ালি ডিএম এর অর্ডারে উনি এসে এই এফআইআরটা করেছিলেন, কিন্তু উনি ওখানকার যিনি ইনচার্জ যিনি সেরকম গুরুত্ব দেননি। না, গুরুত্ব দিয়েছেন। এইবার যে যে মেটেরিয়ালগুলো থাকলে পক্সো অন্য সেকশনে অ্যাটাক করে দেয় সেইগুলো তো আগেই সব লোপাট হয়ে গেছে। উনি একটু ইনিশিয়েটিভ নিলে তাহলে এইগুলো হয়ে লোপাট হতো, এসে যেত, এভিডেন্স এসে যেত। যেমন মেডিকেলটা করানো যায়, লোপাটের জন্য কি এইটা হলো? হ্যাঁ, ঘটনাটাই তথ্য লোপাটে দেওয়া গেল না, কিন্তু তার পরবর্তীকালে যে যে এভিডেন্সগুলো এসেছে তার ভিত্তিতে মহামান্য আদালত ওই পক্সো 8-এ এই সাজাটা মানে চাইল্ড মানে আপনার যে হোম সেখানের গাফিলতির জন্য কি পক্সোটা হলো না? না, পক্সো হয়েছে আর একটু কঠিন ব্যাপার তো 6-এ হওয়ার কথা ছিল। যে ঘটনাগুলো সামনে এসেছে বিশেষ করে ভিজি যে স্টেটমেন্টগুলো তার 164 গুলো তদন্ত করে চার্জশিট দিয়েছে ঠিক কথাই, কিন্তু সাক্ষী সাবু দিয়েছে সেখানে তারা সেই রেপের ঘটনাটা প্রমাণ করতে পারেনি। তাহলে আজ কি বেরিয়ে যাবে? আজকেও বেরিয়ে যাবে, যেহেতু 5 বছরের সাজা দিয়েছে, 5 বছর ওর অলরেডি খাটা হয়ে গেছে, সেই কারণে আজকে বা কাল সকালে রিলিজ হয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম অরূপ হাজরা। কোন পক্ষের? আমি বিজয় ঘটক অর্থাৎ আসামির পক্ষে ছিলাম এবং আমি চেষ্টা করেছি যাতে রেপটা প্রমাণ করতে না পারে, এবং সেটাই হয়েছে, রেপ প্রমাণ করতে পারেনি। আসামির নাম দাদা কোনখানে? আসামির নাম বিজয় ঘটক। বাড়ি? দেখুন, ও তো অ্যাকচুয়ালি অরফ্যান, ওর কোনো নির্দিষ্ট বাড়ি নেই। ও ওই হোমেতেই মানুষ ছোটো থেকে, ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিল, কুড়িয়ে পাওয়ার পর হোমেতেই থাকতো। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां यमुनानगर नेशनल हाईवे पर एक स्कूल की वैन को टिपर चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस स्कूल वैन में सवार स्कूल की 11 टीचर स्टाफ को वाहन चालक छोड़ने के लिए जा रहा था। स्कूल वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस को सूचित किया गया और डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची। यदि स्कूल की तरफ से इस हादसे के बारे में शिकायत दी जाएगी तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपका क्या कहना चाहेंगे? क्या होया था जी? भाई हेल्पर वाले ने मारा पीछे से, ये तो अपनी साइड चल रही थी, इधर पीछे से मार के और भाग गया। यहाँ पे ड्राइवर तो खिड़की से बाहर निकल के गिरा जी, एकदम सड़क पे तड़ाक गई, बहुत उठा नहीं गया। देखते हैं क्या। मैडमों को भी चोट है, बच्चे तो नहीं थे? बच्चे ही की था, वो ठीक है, मैडम के लगी। डंपर ने जो है एक स्कूल बस को अपनी चपेट में ले लिया, क्या कहेंगे उसके बाद? हमारे पास सूचना आई थी कि लाहा मादरी के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने किसी स्कूल की बस को टक्कर मार दी है, और वहाँ पे ही उसी एरिया में हमारी ERV घूम रही थी, और उन्होंने उस जो डंपर था और उस चालक को मौके से थोड़ी सी आगे जाके पकड़ लिया था। और उसके जो बस थी, बस के अंदर 8-9 लेडी थी जो टीचर थी और एक ड्राइवर था, जिनको चोटें लगी हैं, लेकिन इतनी गंभीर चोट नहीं फिलहाल अभी तक, लेकिन घायल हैं। तो घायलों को कहाँ?
उनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। डंपर चालक जो है जी, वो अब आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी डंपर चालकों पे जो तेज हाँ, रफ्तार जो भी तेज रफ्तार से या जो बिना विदाउट नंबर प्लेट के डंपर चालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी 20 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे। सांसद नवनिर्वाचित होने के बाद राहुल गांधी पहली बार युवाओं और महिलाओं के सामने होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। बता दें कि उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खास उत्साह है। चुचुड़ा साहगंज की संगीता राउत श्रीरामपुर वाल्स अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी है। अक्टूबर 2024 में पथरी की पहचान होने पर उन्होंने डॉक्टर प्रकाश सामंत से परामर्श लिया, जिन्होंने 30 दिसंबर को एक निजी नर्सिंग होम में सर्जरी की। सर्जरी के बाद हालत बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टर ने इसे सामान्य बताया। स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां परिवार को गहरे गिरवे रखने पड़े, इलाज का खर्चा जुटाना पड़ा। संगीता के पति ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मदद की अपील की है। वहीं सर्जरी करने वाले डॉक्टरों ने कोई टिप्पणी नहीं दी और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रही है। প্রাইভেটে দেখালে তো ওরা ওদের মতন যার এটা চাই না, ঠিক আমি দেখিনি কি করা যায়। স্যার এমনিতে মলদারে খালি যদি কেটে যায় আমাদের জেলায় এরকম সরকারি হাসপাতালগুলোতে কি অপারেশন হয়, মানে নোড়া দেওয়া যায়? সবই নির্ভর করছে তার ব্যাপ্তিটা কি আছে, তার পেটে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়েছে কিনা, কোথায় মলদারের কোন অংশে কেটেছে, এগুলোর উপরে তার সার্জনের উপর নির্ভর করবে, তার এক্সপার্টাইজ আছে কিনা। এই অন্ত্র রিলেটেড অপারেশন প্রত্যেকটাই জটিল, কোনো কমপ্লিকেশন হলে পরে সেটা খুব দ্রুত সারা পেটে ছড়িয়ে পড়ে, সেপ্টিসিমিয়া হয়ে যায়, পেরিটোনিয়াস হয়ে যায়। এখন কি হয়েছে না, পেপার ডকুমেন্টগুলো না দেখলে না বুঝতে পারবো না, তো দেখে নিই। আর্লি স্টেজে এখন এই মেডিকেল সংক্রান্ত কিছু কমেন্টস করাটা ভুল হবে। যে ডাক্তারবাবু করেছিলেন তিনি আবারও ভর্তি করেছিলেন চুচুড়া হাসপাতালে, 10 দিন রেখেছিলেন, তিনি কোনো রকম জানাননি এদেরকে যে এত বড় একটা মানে ঘটনা ঘটে গেছে। দেখতে হবে ওদের সাথে কি কথাবার্তা হয়েছে বা কি স্টেজে ভর্তি করেছেন। আমি বলছি তো এটা প্রাইমারি স্টেজ, আগে একটু আমরা এটা তদন্ত করি। আর যেহেতু দিয়ে গেলেন কমপ্লেনটা, দেখে নিই যেটা করবে নিশ্চয়ই করবো, নিশ্চয়ই ডাক্তার তো হবে তাদের। তো কোথায় চাকরি করেন? আমি হুগলি মহসিন কলেজে চাকরি করি, গ্রুপ ডি পদে। আর আপনার ওয়াইফও চাকরি করে? আর ওয়াইফও চাকরি করে শ্রীরামপুর ওয়ালসে। দুজনই সরকারি চাকরি তো? হ্যাঁ। তো তা সত্ত্বেও আপনারা টাকা জোগাড় করতে পারছেন না? না, যেটুকু পেরেছি জমা দিয়েছি, আর পেরে উঠছি না। গয়না বন্ধক দিতে হলো? গয়না বন্ধক দিতে হলো, ধার দেনা করেছি বাইরে থেকে, করে টোরে 7 লাখ টাকা দিয়েছি। আপনারা কি ক্রেতা সুরক্ষায় অভিযোগ করেছেন? না, করিনি। করবেন? করবে। তো এখন আপনার স্ত্রী কেমন আছে, মানে কি বলেছে? আমি একটু ভালো আছি। ছুটি করিয়ে বাড়ি আনবেন? বাড়ি আনবো। কী করে আনবেন? এবার চিফ মিনিস্টার চাইলে আমাদের সাহায্য করবে, এটাই আমার ওনার কাছে অনুরোধ আছে। আজকে এখানে কিসের জন্য এসেছিল? আমরা চিফ মেডিকেল অফিসারকে একটা চিঠি দিয়েছি এই অনুরোধের জন্য। কি অভিযোগ দিল? এই যে ডাক্তার যে ভুল করেছেন
তাকে মানে শাস্তি দেওয়া হোক, তাকে মানে মানে আর কি বলবো, আমরা বলার আর কিছু পাচ্ছি না আমি। আর পাশাপাশি কি আপনার স্ত্রীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, মলদারের নাদিটাকে কেটে গিয়েছে, এটা কারা বলবে? আমার মায়ের গোল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল, আমি প্রকাশ সামন্তকে দেখালাম, উনি বললেন অপারেশন করতে হবে। 30 ডিসেম্বরে অপারেশন হলো, পরপর উনি ছেড়ে দিলেন। তারপর বাড়িতে অসুস্থ লাগছিল, আবার চুঁচুড়া হাসপাতালে অ্যাডমিট করলাম। উনি বললেন চুঁচুড়া হাসপাতালে আমি থাকবো, এখানে দেখে নেব। পরপর 8 তারিখে অ্যাডমিট করলাম, তারপরে আবার উনি 19 তারিখে ছেড়ে দিলেন। আবার যখন 23 তারিখে দেখি ওনার বাথরুম হচ্ছে, মানে পেটের জায়গা থেকে এই নাভির নিচুন থেকে বাথরুম হচ্ছে, আবার ওনাকে ডাকলাম, ওনার কাছে আসলাম। উনি বলছেন কি এখানে অ্যাডমিট করে দিন, আমি দেখে নিচ্ছি। আবার এই অন্য ডক্টরকে আমরা দেখালাম এই রিপোর্টগুলো, ওনার উপরে ভরসা না পাওয়া যায়নি। তো অন্য ডাক্তার বলছেন কি রিপোর্টটা দেখে কি এই অপারেশন করার সময় এখানে নাভিতে ফুটো কেটে গেছে পটি রাস্তাটা। তারপরে আমরা ওনাকে বললাম আপনার যদি না হচ্ছে তাহলে রেফার করে দিন। তারপরে উনি রেফার করলেন, রাস্তায় অসুবিধা হলো, তাহলে ফর্টিস হসপিটালে অ্যাডমিট করেছে। এখন কোথায় অ্যাডমিট করেছিলেন? ফর্টিস হসপিটালে। ফর্টিস? হ্যাঁ, এমার্জেন্সিতে অ্যাডমিট করলাম। ওনারা বললেন তোমাদের কোনো মেডিক্লেম আছে? মেডিক্লেম বললেন, উনি বললেন এত টাকা তো হয়ে যাবে। কত টাকা ছিল তোমার মেডিক্লেম? 4.5 লাখ টাকা। আচ্ছা, ওনারা বললেন হয়ে যাবে এততে। এখন আবার ওখানে 4 তারিখ অপারেশন হলো, এখন পেশেন্ট সুস্থ আছে মা আমার, লেকিন এত টাকা বিল হয়ে গেছে। 17 তারিখ অবধি বিল 22 লাখ টাকা, 22,63,955 রুপিস হয়েছে। আমাদের কাছে টাকা না যাওয়ার জন্য আমরা আর ছাড়তে পারছি না। अब नजर खेल की दुनिया पर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। कल हुए मुकाबले में उसने न्यूजीलैंड की टीम ने रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने विकेट पर 330 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की टीम हासिल नहीं कर सकी। आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच में भारतीय स्पिनर अहम भूमिका निभा सकते हैं। लखनऊ में चल रहे LLC 10 टूर्नामेंट में मुरादाबाद ने सुपर 6 नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में चल रहे रणजी ट्रॉफी में के सेमीफाइनल मुकाबले में तीसरे दिन पूर्व चैंपियन गुजरात ने एक विकेट पर 222 रन बना लिए हैं। मुंबई के पूर्व कप्तान और चेयरकर्ता मिलिंद रेगे का दिल का दौरा पड़ने से 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गढ़ चैंपियन गोपी थेनाकल और अश्विन मादन जवत 23 फरवरी को होने वाले अपोलो टायर्स नई दिल्ली मैराथन का आकर्षण होगा। स्पोर्ट्स में अभी के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे खेलों में हो रही हलचल को लेकर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।